दोस्तों नमस्कार। एग्ज़ाम इंस्ट्रक्टर गिरधर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों समीक्षा अधिकारी और जो टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम आने वाला है उसके लिए हिस्ट्री की सीरीज़ चल रही है। तो मध्यकालीन इतिहास शुरू हो रहा है। तो आज का ये अंक है मध्यकालीन इतिहास का। कल पहला भाग आया था, ये भाग है दूसरा। तो आज के इसमें गुलाम वंश देखेंगे हम। गुलाम वंश कि जो खास प्रश्न हैं जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं वो सब एक जगह मिलेंगे आपके। जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दिल्ली सल्तनत का इतिहास 1206 से 1526 तक। 1206 से 1526 तक कितने साल हो गए इसमें? 320 साल हो गए। 320 साल में दिल्ली सल्तनत में 5 राजवंश आए। कौन कौन से आए? गुलाम वंश को ममलूक वंश भी कहती है। ममलूक ये चला है 1206 से 1290 तक, 84 साल तक चला है, 84 वर्ष तक। दूसरा आया खिलजी वंश। खिलजी वंश चला है 1290 से 1320, ये 30 साल चला खिलजी वंश। इसके बाद तुगलक वंश चला है 1320 से लेके 1414 तक, 94 वर्ष तक चला तुगलक वंश। और सैयद वंश चला है 1414 से लेके 1450 तक, 36 वर्ष चला है सैयद वंश। कभी कभी ये क्रम पूछ लिया जाता है, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी। तो आपको क्रम पता होना चाहिए कि सबसे पहले गुलाम, फिर खिलजी, फिर तुगलक, फिर सैयद, फिर लोदी। लोदी वंश चला है 1450 से लेके 1526। अब एक प्रश्न आता है कि कौन सबसे ज़्यादा चला है? तो देखो जी 84 है, ये 30 है, ये 94 है, ये 36 है, ये 76। तो अगर विकल्प आ जाए कि दिल्ली संतुलन में सबसे ज़्यादा राज किसने किया, तो तुगलक ने 94 साल तक राज किया है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न आपको कंसेप्ट के आधार पर क्लियर कराएंगे हम। एक एक प्रश्न बताएंगे, एक एक चीज़ें बताएंगे। जो जुड़ते जाएं उसको ज़रूर आप लोग शेयर करते जाएं, क्योंकि ये महत्वपूर्ण सीरीज है ARO और TGT PGT के लिए। तो देखो 94, 84, 76, 36, 30। सबसे कम कौन सा चला? 30 साल खिलजी वंश। सबसे ज़्यादा तुगलक वंश। अब देखिए गुलाम वंश के बारे में इसको जानकारी लेते हैं। गुलाम वंश के क्या क्या प्रश्न आ सकते हैं। ऐबक का जन्म तुर्किस्तान में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुतुबुद्दीन ऐबक का जन्म तुर्किस्तान में हुआ था। यह तुर्क जनजाति का था। एक प्रश्न आएगा कि ये किस जनजाति का था? एक ऐबक दास था, ये गौरी का दास था, ये तुर्क जाति का था, तुर्क जनजाति का। बचपन में परिवार से बिछड़ने के कारण दास हो गया था बचपन से ही। और कई लोगों के ये संपर्क में रहा, कई लोगों ने इसको खरीदा। गौरी की सेवा में, फिर बाद में ये गौरी की सेवा में आया और गौरी की सेवा में ये योग्य व्यक्ति था। गौरी की सेवा में आके इसने अपनी योग्यता का परिचय दिया और एक बहुत ही बड़ा पद हासिल कर लिया, अमीर-ए-आखुर। अमीर-ए-आखुर क्या होता था? जो शाही अश्वशाला होती थी, अश्वशाला घोड़ों की, कहते हैं पहले घोड़े ही चलते थे और घोड़े का अधिकारी सबसे बड़ा अधिकारी माना जाता था। तो ये अमीर-ए-आखुर पद पर पहुंच गया था, शाही अस्तबल का अधिकारी होता था। ऐबक ने जब गौरी भारत पर आक्रमण करने आया था उसका साथ दिया। 1202 में इसने बुंदेलखंड पर आक्रमण करके राजा परमर्दी देव को परास्त किया था। अलाउद्दीन कौन थे? ये वीर सेना नायक थे परमर्दी देव के दरबार में। परमर्दी देव बुंदेलखंड के उस समय शासक थे और अलाउद्दीन उनके वीर सैनिक थे। इनका आलाखंड जगने का बहुत प्रसिद्ध है बुंदेलखंड में। तो 1202 की बातें हैं जब ये लड़ाई हुई थी। मोहम्मद गौरी ने विजित प्रदेश ऐबक को सौंपकर चला गया था। जितने ये जीते थे इसने किसको सौंप दिए थे? कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप के चला गया था। इस प्रकार से औपचारिक रूप से 25 जून 1206 को गद्दी पर बैठा। ये कितनी तारीख को बैठा? 25 जून 1206 को ये गद्दी पर बैठा। ऐबक ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। सुल्तान क्योंकि गुलाम था, अपने आप को गौरी के अधीन मानता था।
तो इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, बल्कि अपने आप को मलिक एवं सिपह सालार की पदवी से ही संतुष्ट रखा। क्या कहता था कि हम तो मलिक हैं, सिपह सालार हैं गौरी के, जिनकी कृपा से हमें ये पद मिला है, ये राज्य मिला है। लाहौर को इसने अपनी राजधानी बनाया। लाहौर को ऐबक ने अपनी राजधानी बनाया। और इसके अपने प्रतिद्वंदी थे, दो लोग थे, एक थे एल्दोज, दूसरे थे कुबाचा। तो इसने बड़ा मैत्रीपूर्ण व्यवहार किया, विरोधियों को डटाने के लिए वैवाहिक संबंध किए। जो कुबाचा जो था उसने अपनी बहन की शादी कर ली, और एल्दोज था उसने अपनी शादी कर ली। इस प्रकार से इसने अपने आप को मजबूत किया। इसका शासन बहुत ही छोटा रहा, 1206 से 1210 तक, 4 साल तक इसने शासन किया। और लाहौर में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर ऐबक की मृत्यु हो गई। चौगान किसी को बोलते हैं, पोलो को, जो घोड़े पर दौड़ते हुए खेला जाता है। तो उसमें दुर्घटनावश उसकी घोड़े से गिर के मृत्यु हो गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक की। इसके पास कुछ अच्छाइयाँ थीं जो एग्ज़ाम में इसके क्वेश्चन आते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, इसकी उपाधि थी लाख बख्श। क्या थी? लाख बख्श। ये लाखों का दान करता था, जो भी आता था तो लाखों का दान करने के कारण इसकी उपाधि लाख बख्श थी। सुरीली आवाज़ में कुरान का पाठ करता था। इसको कुरान की कई आयतें याद थीं, तो इसे इसलिए कुरान खां भी कहा गया है। प्रश्न आता है कि लाख बख्श किसको कहा गया है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुरान खान किसको कहा गया है? कुरान खान भी कहा गया है कुतुबुद्दीन ऐबक को। ऐबक ने दिल्ली में कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किया। कहाँ पर किया था? दिल्ली में। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण ऐबक ने कहाँ पर किया था? दिल्ली में। ये भी आ सकता है पेपर में। यह भारत में इस्लामी पद्धति पर निर्मित पहली मस्जिद मानी जाती है। भारत में इस्लामी पद्धति पर पहली मस्जिद किसकी मानी जाती है? ऐबक की, कुब्बत उल इस्लाम। ये कहाँ पर है? दिल्ली में। तो ऐसे कंसेप्ट आपको बनाने पड़ेंगे, क्योंकि देखो टीजीटी पीजीटी में सीधा इसी प्रकार से पूछ लिया जाता है, और आरओ में ज़रूर थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण कराया। अढ़ाई दिन का झोपड़ा क्यों कहा जाता है? कहा जाता है ये 2.5 दिन में इसका निर्माण हुआ था, 2.5 दिन में। तो 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? ऐबक ने। कहाँ बनवाया था? अजमेर में। ऐसे कंसेप्ट बनाते चलना और लिखते भी चलना, ये नोट्स बना लेना। ऐबक ने सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू किया था। अब ये आता है जैसे कोई कहे कि कुतुब मीनार है तो अपने नाम पे रखा होगा इसने। नहीं, अपने नाम पे नहीं रखा था इसने। इसके जो सूफी संत थे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ये काकी का शिष्य था, बख्तियार काकी का। तो इसने उनकी स्मृति में कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू किया। बाद में इसे इल्तुतमिश ने पूरा कराया। पूरा नहीं कराया था इसने तो केवल शुरू किया था अपने गुरु की याद में। ऐबक के कोई पुत्र ना होने से, इसका कोई पुत्र नहीं था, इसका कोई पुत्र ना होने से तुर्क अमीरों ने आराम शाह को गद्दी पर बैठाया। आराम शाह कमज़ोर एवं अयोग्य शासक था। उसके पास इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि वो शासन चला सके। चारों तरफ उपद्रव होने लगे। बंगाल में अली मर्दान खान कहाँ का था उस समय? बंगाल का शासक। इसने उपद्रव कर दिया। तथा सिंध क्षेत्र में कुबाचा ने अधिकार कर लिया। तुर्क अमीरों के प्रमुख अली इस्माइल ने बदायूं के सूबेदार। अब देखो प्रश्न आता है कि जब ये कुतुबुद्दीन ऐबक था तो ये उस समय इल्तुतमिश कहाँ का सूबेदार था? ये बदायूं का सूबेदार था, बदायूं का। सलाह किसने दी थी? अली इस्माइल ने कहा कि जो बदायूं के सूबेदार हैं इल्तुतमिश के नेतृत्व में, दिल्ली पर आक्रमण कर आराम शाह की हत्या कर दो। तो उसने ऐसा ही किया, आराम शाह की हत्या कर दी और दिल्ली का सुल्तान बन बैठा। तो अब कौन आ गया है? इल्तुतमिश।
अब इल्तुतमिश को वास्तविक संस्थापक कहा जाता है दिल्ली सल्तनत का। प्रश्न आता है कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? तो ये इल्तुतमिश को कहा जाता है। स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन उसका निर्माण और विस्तार किया था इल्तुतमिश ने। ये कथन किसने कहा है? डॉक्टर आर.पी. त्रिपाठी का ये कथन है। ये भी प्रश्न आता है कि किसका कथन है? ये डॉक्टर आर.पी. त्रिपाठी ने कहा था कि दिल्ली इल्तुतमिश को दिल्ली का वास्तविक संस्थापक कहा है। तो ये हमारी ये वीडियो अब कई आएंगे रोज़ के। हम चाहते हैं कि कई वीडियो आप लोगों के सामने आएँ, आप लोग बिल्कुल बेहतर तैयारी आपकी हो सके, बेहतर ये तैयारी के नोट्स आप तक पहुंच सकें। आप लोग लिखते जाना। देखो ये ARO के लिए तो नंबर 1 नोट्स हैं, और जिसका सामाजिक विज्ञान का जिसे TGT देना है, प्रवक्ता इतिहास का PGT देना है, उनके लिए भी ये बहुत अच्छी सीरीज है। तो आप लोग इसको ज़रूर शेयर करें। जो नए जुड़े हैं, पहली बार चैनल को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। नमस्कार।